एक महिला जो 3 दिन पहले बोलती है कि आज से सही 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। घर वाले, परिवार वाले इस बात को मजाक लेते हैं, सोचते हैं कि ये क्या कह रही है, क्या ऐसा भी कभी होता है। लेकिन सही 3 दिन बाद उस महिला की मौत हो जाती है। पूरा गांव सदमे में आ जाता है कि इस महिला ने बताया और सही 3 दिन बाद ही इसकी मौत हो गई। अब आनन फानन में उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, लेकिन सही 45 मिनट बाद अचानक से वो महिला वापस से जीवित हो जाती है। जीवित होने के बाद लेकिन अब वो अपना जो परिचय है, वो जो पहले थी वो ना हो करके कोई नया ही परिचय बताने लगती है। अब लोग समझ नहीं पाते कि आखिर माजरा क्या है, आखिर ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं पा रहे। कोई भूत प्रेत है या कोई और चीज़ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन दरअसल ये एक कहानी होती है पुनर्जन्म की, जिसमें एक आत्मा दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जिसको भारत के ही नहीं अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी इस पुनर्जन्म की कहानी को पहली ऐसी कहानी थी जिसके साक्ष्य मिले थे, जिसे बताया गया कि वाकई में ये एक सच्ची घटना है। पुनर्जन्म की ऐसी सच्ची घटना जिस पर वैज्ञानिकों ने भी अपनी मोहर लगा दी थी कि ये एक पहली ऐसी कहानी है जिसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आपका स्वागत करती हूं अपने इस नए चैनल पर। अगर आप नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आपके लिए एक सच्ची से सच्ची घटना लेकर के आऊं। ऐसी घटनाएं जो आपको सजग करती हैं, जागरूक करती हैं। तो चलते हैं अब कहानी की ओर। तो ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक जगह है इटावा। बहुत अच्छे से जानते हैं लोग इटावा को। उसी के पास एक गांव पड़ता है शरीफपुरा करके। वहाँ पर एक ठाकुर परिवार रहा करता था। ठाकुर परिवार में एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी रहा करते थे। लेकिन घर की जो माली हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी गरीब परिवार से थे। अब भी घर परिवार चलाने के लिए गांव में ऐसा कोई रोजगार नहीं था कि वहाँ पर रह कर के ही किसी रोजगार को तलाशा जाए। इस कारण से जो उसके मुखिया होते हैं परिवार के, वो बाहर शहर जा कर के कार्य करने लगते हैं। उनके घर में जो बेटी होती है उसका नाम होता है सुमित्रा। लगभग वो और उसकी माँ घर में अकेले रहा करते थे। पति कभी कभार घर पे आया करता था। लड़की जब 11 वर्ष की होती है तो सुमित्रा की माँ की मौत हो जाती है। अब जो पति हैं यानी पिता हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब बच्ची की परवरिश कौन करेगा। अगर वो यहाँ पर बैठकर परवरिश करते रहे तो कमाएगा कौन। इन सारी परेशानियों से निकलने के लिए दूर दराज के एक उनके बड़े भाई होते हैं, वो अपनी बेटी को उनके हवाले कर देते हैं कि इसकी परवरिश आप करो। अब सुमित्रा को अपने ताई ताऊ के पास भेज दिया जाता है। वो भी उम्र में बड़े होते हैं, संभालने की उनकी भी इतनी क्षमता नहीं होती। इसी बीच उस जमाने की बात रही होगी, ये बात है जो लड़की है उसका जन्म 1968 में हुआ था। अब जब उसकी माँ की मौत होती है उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी। और अब जब वो अपने ताई ताऊ के पास रह रही है तो तकरीबन 13 साल की उम्र में उसके ताऊ उसकी शादी कर देते हैं जगदीश नाम के एक व्यक्ति से। वो भी शरीफपुरा का ही रहने वाला था। लेकिन अब जो जगदीश है उसकी भी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सास ससुर हैं, पति है, लेकिन कमाने के लिए वो भी घर में नहीं रहता। वो भी घर से बाहर दिल्ली में रहकर नौकरी किया करता था। घर परिवार के लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करता था। अब जो सुमित्रा है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती थी।
पहले बचपन में माँ चली गई, फिर ताई ताऊ के पास कुछ वर्ष रही। उसके बाद उसने सोचा कि खुशहाल जीवन जिएगी, पति के साथ जिंदगी यापन करेगी, लेकिन पति भी उसे कुछ समय बाद छोड़कर कमाने चला गया। अब सुमित्रा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। वो ऐसा लगता है उसे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सास ससुर से वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दिसंबर 1984 में, अब समय आ जाता है दिसंबर 1984, उसमें सुमित्रा एक बच्चे को जन्म देती है। उनके घर एक बेटा होता है। बेटा होते ही सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है कि दुनिया में पहली बार कोई ऐसा है जो उसके करीब रहेगा, उसके साथ रहेगा। वो एक ऐसा शख्स उसकी ज़िंदगी में आ गया है। अब वो अपने बेटे पर जी जान लुटा देती है, उससे इतना प्रेम करती है। प्रेम इतना था कि हर वक्त वो उसे अपने सीने से लगा करके घूमा करती थी। जब कार्य कर रही होती थी कोई ऐसा जिससे दोनों हाथ रुके हों, तो ज़रूर वो अपने बेटे को गोद से उतारा करती थी, वरना हमेशा अपने सीने से लगा करके घूमा करती थी। समय ऐसे ही बीतता जाता है। अब बेटा हो जाता है 5 महीने का। 5 महीने के बाद अप्रैल 1985 की ही बात थी। बेटा 5 महीने का हो गया है। अब गांवों में जैसे पानी की समस्या होती थी, लोग कुओं से पानी भरकर लाया करते थे। तो सुमित्रा चल देती है, एक हाथ में उसके बेटा है, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन है। कुएं से पानी निकालती है, बच्चे को साइड में सुला देती है, कुएं से पानी निकालती है, बच्चे को गोद में उठाती है, पानी का बर्तन सर पे रखती है और चल देती है। अब धीरे धीरे चल रही होती है, वहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं जो वो भी पानी भरने आई हुई होती हैं। अचानक से सुमित्रा वहाँ पर मूर्ति की तरह बुत बन के खड़ी हो जाती है। बर्तन था जो सर पर, वो जमीन में गिर जाता है। बच्चा जो है दूसरे हाथ में, वो गोद में ही है। जो उसके ऊपर हाथ है, उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ गई हैं और आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं, और जो दांत हैं वो कट कट करके बजने लगते हैं। अब आसपास के लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर ये है क्या। लोग परेशान हो जाते हैं, एक बार को डर जाते हैं। डरना लाजमी था, कोई बोल नहीं पाता, कोई कुछ कह नहीं पाता। लोग आसपास पुरुष लोग भी हैं, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उससे बोल दे। अब कुछ ही समय में 5 से 7 मिनट बाद जो सुमित्रा है, उसकी जो तंद्रा है, एक तरह से जो मूर्छा है, वो टूटती है और वो एकदम से संभलती है, क्योंकि उसका जो गोदी में बेटा था, वो उसका शरीर टाइट होने की वजह से जोर जोर से रोने लगता है। अब बच्चे को रोता देखकर वो घबरा जाती है, जल्दी से बेटे को चुप करती है और देखती है कि बर्तन नीचे गिरा हुआ है पानी का। अब वो देखती है आसपास भीड़ लगी हुई है, लोग उसे घूर घूर के देख रहे हैं, तो वो पूछती है क्या हुआ। अब लोग डरे हुए तो पहले ही थे, वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब सुमित्रा सोचती है कि देखा जाएगा, अभी बेटा रो रहा है। वो वापस जाती है, पानी का बर्तन भरती है, पानी सिर पर रखती है और घर आ जाती है। अब सुमित्रा के दिमाग में ये चीज़ तो है कि कुछ तो हुआ था वहाँ पर, लेकिन किसी ने उससे बताया नहीं। लेकिन वो सोचती है कि चलो जाने दो, कुछ भी हुआ हो। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन अचानक से सुमित्रा खाना बना रही होती है। वो जब खाना बना रही होती है, तो खाना बनाते बनाते एकदम से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। जो उसकी सास होती है, वो अंदर होती है, वो भाग करके जाती है कि जहाँ पर चूल्हा जलाया हुआ है बहू ने, वहाँ जाकर देखती है तो क्या देखती है कि सुमित्रा के दोनों हाथ आसमान की तरफ हैं, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं, आंखें गोल गोल घूम रही हैं, और जो दांत हैं वो कट कट करके बज रहे हैं। अब सास घबरा जाती है और घबरा कर अपने पति को आवाज़ देती है। ससुर भी वहाँ आ जाते हैं और आकर के तब तक अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, लेकिन नज़ारा वही का वही है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे बोल दे। कुछ देर बाद फिर अचानक से उसकी
मूर्छा टूटती है और वो एकदम सामान्य स्थिति में आ जाती है। जैसे ही सामान्य स्थिति में आती है, सामने ससुर खड़े हैं। ससुर को देखती है, देख करके फटाक से अपना घूंघट ले लेती है। घूंघट लेने के बाद पूछती है कि माँ जी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? तो सास घबराई हुई होती है, बोलती है कि हाँ बेटा सब सही है, तुम घबराओ नहीं। अब ये बात जो जगदीश है, सुमित्रा का पति, उससे बताई जाती है जब वो घर आता है। तो उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा ऐसे में तो इसकी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, कोई ऊपरी पराई है, कोई भूत प्रेत है या क्या दिक्कत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे को कौन देखेगा, कल को बेटे को भी खतरा हो सकता है। ये सब सोचकर अब जगदीश वहीं रहने लगता है, क्योंकि बच्चे की भी परवरिश करनी थी। अब वो वहीं रहता है। ऐसे ही कुछ समय फिर बीतता है और आज फिर एक दिन अचानक से सुमित्रा है वो मतलब उसकी हाथ ऊपर हो जाया करते थे, आंखें गोल गोल घूमने लगती थी, दांत कट कट बजते थे, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। और ये चीजें उसके साथ 2 से 3 से 4 बार हो चुकी थी। अब जो पड़ोस के लोग थे वो भी हंसी मजाक करने लगे थे। जैसे जो बच्चों को डराते थे कि चुप हो जाओ नहीं तो सुमित्रा के पास ले जाऊंगा, ऐसे करके ठिठोलियां भी बनने लगी थी। अब गांव छोटा था, ऐसी बातें उड़ते उड़ते दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। ज़्यादातर लोगों को पता चल गया था कि एक महिला है सुमित्रा नाम की और उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसे ही एक दिन अचानक वापस से सुमित्रा बैठी हुई है, अपने बेटे से वो दूरी बनाकर रखती है। उसे लगता है कि घर वाले बता रहे हैं कि उसकी तबीयत सही नहीं रहती, तो कल को वो उसके लिए नुकसानदायक ना बन जाए। अब वो बच्चे को कम खिलाती है, लगभग तब खिलाती है जब आसपास कुछ लोग होते हैं, तब उसे बहुत प्यार करती है, बहुत उसके साथ खेलती है। लेकिन जब अकेले होती है तो लगभग उससे दूरी बना कर रखती है। समय बीतता जाता है और एक दिन अचानक से जगदीश पास बैठा होता है, बेटा चारपाई पर लेटा होता है और अचानक से सुमित्रा के हाथ वापस से ऊपर होते हैं, उंगलियां पीछे मुड़ जाती हैं, दांत कट कट बजने लगते हैं और आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। लेकिन अब तक जब भी ये चीजें हुई तो सुमित्रा कभी कुछ नहीं बोलती थी। अगर बोलती भी थी तो किसी के कभी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहती है। लेकिन आज पहली बार उसने कुछ ऐसा बोला जो साफ शब्दों में सुनाई दिया। आज सुमित्रा ने बोला कि आज से सही ठीक 3 दिन बाद, यानी ये बात होती है 16 जुलाई 1985 की, बात कर रहे हैं 16 जुलाई 1985 की। उस दिन सुमित्रा बोलती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, और इतना कहकर वो नॉर्मल हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं है। अब घर वाले सुनकर चौंक जाते हैं, डर जाते। बात अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता चलती है, गांव वालों को भी पता चलती है कि ऐसे ऐसे उसने भविष्यवाणी की है। अब जगदीश है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और छोटा सा भी बेटा है, वो डर जाता है कि आखिर क्या हुआ है। वो पत्नी से कहता है कि तुम्हें याद है तुमने अभी मुझसे क्या कहा? सुमित्रा कहती है क्या कहा? तो वो अब डरा हुआ है, छुपा भी नहीं सकता, तो वो बता देता है कि तुमने कहा कि आज से सही ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तो सुमित्रा कहती है पागल हो क्या, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अब बात को ऐसे ही देख लिया जाता है। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख अच्छे से बीत जाती है, अच्छे से गुजर जाती है। तारीख आ जाती है 19 जुलाई, जिस दिन की उसने भविष्यवाणी की थी। आज सुमित्रा पूरी तरह सोचती है कि आज वो अपने बेटे के पास नहीं जाएगी, पानी भरने नहीं जाएगी कि कहीं पैर फिसले कुएं में गिर जाए या रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो जाए, छत पे नहीं जाएगी कि गिर के उसकी मौत हो जाए, चूल्हा नहीं जलाएगी या मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगी जिससे उसकी मौत होने की कोई गुंजाइश हो। वो पूरी तरह अपने आप को बचा कर रखेगी। पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। आज उसके पास कोई काम नहीं है,
खाना उसे बनाना नहीं है, पानी उसे लाना नहीं है। पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। 3:30 से 4 बजे का समय रहा होगा। अब लगभग सुमित्रा का जी घबराने लगता है कमरे में बैठे बैठे। वो सोचती है कि मैं बाहर ही तो नहीं जा सकती, दरवाजे पर तो खड़ी हो ही सकती हूँ। अब वो जाती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अभी वो खड़ी ही थी कि सामने से उसकी एक सहेली जा रही होती है। वो उसे देखती है और आवाज लगाती है। आवाज लगाती है और आवाज लगा करके कहती है, कैसी हो? अब जो सुमित्रा की सहेली है वो कहती है कि तुम अच्छी खासी हो, अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? अब तुम्हारी तबीयत सही तो है? ऐसे ही करके दोनों आपस में बातचीत करने लगती हैं। दोनों में बातचीत का सिलसिला चल ही रहा होता है। सुमित्रा आराम से बात कर रही होती है, तभी सुमित्रा एकदम बुत की तरह, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति होती है, ऐसे खड़ी हो जाती है। ना आज वो हिल रही है, ना डुल रही है, ना आंखें घूम रही हैं, ना हवा में हाथ है, कुछ नहीं। काफी देर तक तो उसकी दोस्त बोलती रहती है, लेकिन वो उसके जवाब का इंतजार करती है कि ये कुछ बोले। तो वो उसे हिलाती है, झकझोरती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिलती। अब जो सुमित्रा की दोस्त है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है। जगदीश दौड़कर आता है। दौड़कर जैसे ही आता है, सुमित्रा को जोर से झटका दिया जाता है और सुमित्रा जमीन में गिर जाती है। अब आनन फानन में जल्दी से वैद्य जी के पास जाया जाता है। वैद्य जी को दिखाया जाता है। वैद्य जी नब्ज देखते हैं तो नब्ज नहीं चल रही होती। धड़कनें चेक की जाती हैं तो वो भी नहीं चल रही होती। अब वैद्य जी कहते हैं कि ये मर गई है। अब जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी कि आज से सही ठीक 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, और सच में ही 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। अब जो गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, लोगों में एक डर का माहौल है कि शायद कोई ऊपरी पराई का असर था, इस वजह से इसकी मौत हो गई। तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि ये आत्मा किसी और के अंदर ना जाए, इससे पहले इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसा कि वो ठाकुर परिवार से थी, हिंदू रीति रिवाज से उसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आनन फानन में जल्दबाजी में तैयारियां कर रहे होते हैं। एक तरफ अर्थी सजाई जा रही है, दूसरी तरफ जो सुमित्रा है वो सुहागन है, और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें नहला धुलाकर 16 श्रृंगार किया जाता है। अब अंदर जो महिलाएं हैं वो सुमित्रा को नहला रही हैं, तैयार कर रही हैं, उसका श्रृंगार कर रही हैं। बाहर अर्थी लग गई है, अर्थी की तैयारी हो गई है। एक तरफ चिता सजा दी गई है, चिता पर लकड़ियां रख दी गई हैं, यानी पूरी तैयारी हो गई है, सिर्फ सुमित्रा को ले जाने की देर है। अचानक तभी एक महिला दौड़ती भागती उस कमरे से बाहर आती है जहां सुमित्रा को तैयार कर रहे थे। अब बाहर आती है, वो बहुत घबराई हुई होती है, कुछ बता नहीं पाती। उसके पीछे पीछे एक महिला और आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, और फिर चौथी, और ऐसे करके जितनी महिलाएं अंदर थी सारी बाहर आ जाती हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो बता दे कि आखिर हुआ क्या। अचानक एक महिला हिम्मत करती है और बड़ी हिम्मत जुटा करके कहती है कि जो सुमित्रा है वो उसकी आंखें खुल गई। अब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। खिड़की से झांक कर देखा जाता है तो सुमित्रा सच में उठकर बैठी हुई है और इधर उधर देख रही है। अब लोगों में डर है, वो घबराहट है कि कौन अंदर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी हिम्मत करके एक दो जो समाज के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अंदर जाते हैं वैद्य जी के साथ। अंदर जाते हैं तो जाकर के वो जो सुमित्रा है वो इधर उधर देखती है कि कहती है ये क्या हो गया। तो लोग कहते हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी आंख लग गई थी, सो रही थी, तबीयत सही नहीं थी, इसलिए लोग इकट्ठा हैं। अब वो बैठ जाती है, वैद्य जी देखते हैं, देख करके कहते हैं कि वाकई में कोई ईश्वरीय चमत्कार है जो तुम्हारी पत्नी मर करके जीवित हो गई है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई है
जिसे लगा कि आज के बाद जीवन में उसे वो कभी नहीं मिलेगी और वो अचानक से मरकर जीवित हो जाए तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जगदीश खुशी से रोने लगता है और रोकर दौड़ता हुआ जाता है और सावित्री को अपने गले लगा लेता है। जैसे ही सावित्री को गले लगाता है, सावित्री जोर से झटका मारती है और धक्का मारकर जगदीश को गिरा देती है। अब लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ। तो जो सावित्री है वो बोलती है कि तुम मुझे कैसे छू सकते हो और आखिर तुम हो कौन। अब लोगों को एक झटका लगता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा पति है। वो कहती है कि नहीं, ये तो मेरा पति नहीं है। इसके बाद उसके छोटे से बेटे को दिखाया जाता है कि देखो ये तुम्हारा बेटा है। वो कहती है नहीं, ये भी मेरा बेटा नहीं है। सहेली को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि नहीं, इनमें से कोई, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे बताओ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं कि शायद मौत के मुंह से बाहर आई है, कोई अभी सदमे में है, समझ नहीं पा रही, उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझेगी, तब वो उससे तुम बातचीत करना। अब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन बात चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन उस जमाने में ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। सिर्फ एक अखबार ही ऐसा जरिया होता था जिसमें एक खबर छपती थी, 2-3 दिन में लोगों तक पहुंचती थी। ऐसे ही करके ये बात आग की तरह दूर दूर तक फैलने लगती है। लेकिन जो गांव की बातें हैं वो धीरे धीरे जब लोगों तक जाती हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बदलाव था वो ये था कि जो सुमित्रा थी वो एक गांव की महिला थी, यूपी की रहने वाली, इटावा की। वो आम भाषा जो गांव में अक्सर बोली जाती है ऐसी बोली वो बोलती थी। लेकिन जब से वो होश में आई है वो शुद्ध हिंदी बोल रही है और बीच बीच में कुछ शब्द अंग्रेजी के भी बोल रही है। लोगों को समझ नहीं आता अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। अब बात लोग चले जाते हैं, लेकिन अब जो सुमित्रा है उसको जैसे ही सुमित्रा कहकर पुकारा जाता है, सुमित्रा कहती है कि मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। अब लोग सोचते हैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। अब सोचते हैं कि इसके दिमाग पे कोई प्रभाव हुआ है, उसे ज़्यादातर कमरे में बंद रखा जाता है। लेकिन जो जगदीश है उसे बहुत प्यार करता है, उसके पास जाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित्रा उससे बात नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को संभालती है। संभालने के बाद वो एक चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी लिख के कहती है कि ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, सिर्फ ये एक चिट्ठी तुम डाकघर में यानी जो लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर डाल करके आ जाओ। जगदीश है वो एक साधारण सा व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन पत्नी से प्रेम करता था। पत्नी ने चिट्ठी लिख कर दी तो वो जाता है, जो एक लेटर बॉक्स जो गांवों में होता है उसमें ले जाके डाल देता है। ऐसे ही करके वो लगभग 4 से 5 चिट्ठियां लिखती है और अपने पति को देती है और पति ले जाके उन चिट्ठियों को डाल देता था। ऐसे ही अचानक से एक दिन एक व्यक्ति होते हैं जिनके पास वो चिट्ठियां जा रही थी, वो गांव में आते हैं। वो गांव में आते हैं और गांव में आकर के पूछते हैं कि ऐसी कोई महिला है जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी और वो अजीबोगरीब बातें करती हैं। तो गांव वाले बताते हैं कि हाँ, वो जगदीश की बीवी सुमित्रा है, उसका घर फला फला जगह पर है। वो जाता है, जाकर के दरवाज़ा खटखटाता है और खटखटाने के बाद जगदीश बाहर आते हैं। जगदीश से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी मेरी ही पत्नी है, लेकिन आप कौन हैं? अब वो व्यक्ति अपना नाम बताते हैं, राम सिया त्रिपाठी। वो कहते हैं कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं इटावा के ही गांव डिवियापुर से आया हूँ। इतना सुनना था, जो अंदर सुमित्रा बैठी थी उसने जैसे ही ये बात सुनी वो दौड़ कर आई, जैसे बेधवास दौड़ कर आई और आकर के उस व्यक्ति के गले लग गई।
अब व्यक्ति समझ पाता उससे पहले वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि बाबा आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो व्यक्ति उसे हटाता है और हटाकर दूर करके कहता है कि मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ और तुम कौन हो। तो वो कहती है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ, शिवा त्रिपाठी। तो वो जो व्यक्ति हैं राम सिया त्रिपाठी, वो कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह नहीं दिखती और वो तुम हो ही नहीं सकती। लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं है पापा, क्या आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते? क्या आपने मेरी चिट्ठियाँ नहीं पहचानी? अब जो राम सिया त्रिपाठी थे उनके पास जब लगातार चिट्ठियाँ पहुँच रही थी तो एक बार तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, ये एक मजाक का सिलसिला रहा हो। लेकिन जब लगातार 4-5 चिट्ठियाँ पहुँचती हैं तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, शरीफपुरा पास में ही पड़ता है, लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। एक दिन का समय तो जाया होगा, मैं क्यों ना एक बार जाकर मिल आऊं। अब वो आ जाते हैं, अपने साथ वो एक एल्बम भी लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम उनके जवाब दो। वो एक एल्बम खोलते हैं और एल्बम खोल कर के बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। अब वो कहते हैं कि बताओ इसमें कौन कौन है। अब उसमें कुछ फ़ोटो होती हैं जिसमें उसके सबसे पहले पिता होते हैं। वो कहते हैं कि पापा ये आप हो, राम सिया त्रिपाठी। वो कहते हैं हाँ, मैं तो तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। दूसरी मेरी माँ है। वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा जो व्यक्ति है ये है छेदी लाल, मेरा पति। वो कहते हैं हाँ, ये भी सही है। इसके बाजू में 2 बच्चे होते हैं तो वो कहती है कि ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक रिंकू और दूसरा टिंकू। वो कहते हैं हाँ, ये भी सही है। उसके साइड में एक और फोटो होती है। अब वो जैसे ही उस फोटो पर उंगली रखती है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे जड़ हो गई हो। वो कहते हैं तुमने सबको सही सही पहचान लिया तो तुम फिर इसे क्यों नहीं पहचान रही? आखिर इसे क्यों नहीं पहचान पा रही हो? वो बहुत देर तक खामोश रहती है, लेकिन जब घर वाले जिद करते हैं तो वो बताती है कि पापा ये मेरी ननद है जिसने 19 जुलाई 1985 को मेरे सर में पत्थर मारकर मुझे मार दिया था। सॉरी, तारीख थी 18 जुलाई। बोलती है कि 18 जुलाई को इसने मेरे सर में एक भारी पत्थर मारा और मुझे मौत के घाट उतार दिया। अब जो राम सिया त्रिपाठी हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें यकीन हो चला था कि ये उन्हीं की बेटी शिवा त्रिपाठी हैं। अब घर वाले और आसपास के पड़ोसी तब तक आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या कहानी सुना रहे हैं, कौन छेदी लाल है, कौन रिंकू है, कौन टिंकू है, कहाँ का डिबियापुर है। अब जो राम सिया त्रिपाठी हैं, अब एक कहानी थी सुमित्रा की, अब दूसरी कहानी का जो हिस्सा है वो सुनाना शुरू करते हैं राम सिया त्रिपाठी जी। वो बताते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर की नौकरी करता हूँ। अच्छा खासा यहीं पर इटावा शहर में एक डिबियापुर गांव है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी। इसी के चलते जो शिवा है इसने भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और उस ज़माने में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की। उस समय में लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी, लेकिन ये पढ़ाई में इतनी अव्वल थी, इतनी होशियार थी कि इसने उस ज़माने में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। अब हमने एक दिन एक अच्छा सा लड़का देखा, नाम था छेदी लाल, उससे इसका विवाह कर दिया। विवाह हो गया, 2 बेटे हो गए, लेकिन इसका वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं था। पहला कारण था कि जो शिवा थी वो उस परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उस घर की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और जबकि शिवा और भी कुछ पढ़ लिख कर कोई नौकरी करना चाहती थी। पहली वजह थी ये, और दूसरी वजह थी कि जो उसकी ननद थी वो घर में ही रहा करती थी, उससे उसकी अनबन रहा करती थी। इन सारी चीज़ों के चलते उनका घर परिवार सुखी नहीं होता।
ऐसे ही रोज दराज में कलह हुआ करता था, कलेश रहा करता था। एक दिन 18 जुलाई को 18 जुलाई को एक रिश्तेदार होते हैं राम सिया त्रिपाठी के, वो आनन फानन में उनके घर पहुंचते हैं राम सिया त्रिपाठी के, और कहते हैं कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली। इस समय की जब ये बात थी, तब जो राम सिया त्रिपाठी थे वो शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। उनको पता चला कि उनकी बेटी ने ट्रेन की पटरी के आगे कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो पुलिस ने पाया था कि जो लाश है उसके सर पे चोट लगी हुई है, लेकिन रेल की पटरी के ऊपर वो पड़ी हुई है, कोई हिस्सा कटा हुआ नहीं है। घर वालों से जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने कहा था कि उसने झगड़ा किया, दौड़कर आई और रेलवे ट्रैक पर आकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब तक रामसिया त्रिपाठी पहुंचते हैं तब तक उन लोगों ने बिना रामसिया त्रिपाठी जी का इंतज़ार किए आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब लाश बची नहीं थी, उन पर केस दर्ज कराया जाता है। जो ससुर होते हैं और पति होते हैं छेदीलाल, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन लाश थी नहीं, पोस्टमार्टम हो नहीं सका। अब कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं थे, किसी ने कोई देखा नहीं, कोई गवाह नहीं थे, तो उनको भी कुछ समय बाद ही हिरासत से छोड़ दिया जाता है। अब जो ये हैं, अब बात करें कि एक ही समय में यानी 2 दिन के अंदर 2 मौतें। 18 जुलाई को मौत हुई शिवा त्रिपाठी की और 19 जुलाई को 45 मिनट के लिए मौत होती है सुमित्रा की। अब जैसे ही मौत होती है कि उसकी मौत वहाँ हुई, सुमित्रा यहाँ मरी, 45 मिनट के अंदर ही जो शिवा की आत्मा थी वो सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर गई। अब ये बात जैसे ही लोगों को पता चलती है, गांव में आग की तरह ये खबर फैल जाती है। अब जो रामसिया त्रिपाठी हैं वो कुछ चीज़ों को जानने के लिए, कुछ चीज़ों को समझने के लिए वो उससे कहते हैं कि एक बार तुम मेरे साथ घर चलो। वो उसे घर लेकर आते हैं। घर ला कर के उनसे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा एक चीज़ बहुत प्यारी है, आखिर तुम मुझे बता सकती हो क्या? तुम्हें वो क्या चीज़ है जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती थी? अब जो सुमित्रा है वो कहती है कि हाँ पापा, मेरी एक घड़ी है जो मुझे बहुत ही प्रिय है और वो फला फला जगह पर फला फला संदूक में रखी है। बात बिल्कुल सच होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें एक साड़ी बहुत पसंद है, वो उस साड़ी का कलर कैसा है? वो कहती है कि वो पीले रंग की साड़ी है और वो फला फला अलमारी में रखी हुई है। बातें सच होती हैं। वो उसे गले से लगा लेती है। वो कहती है एक बार मैं रिंकू और टिंकू से मिलना चाहती हूँ। बच्चों से मिलाया जाता है, बच्चों से मिलती है। अब जो ये बात जैसे ही सुर्खियां बनकर दूर दूर तक जाती हैं, तो जो भारत के लोग होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जब इस खबर को चलाने लगते हैं तो भारत के जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी इस तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से इस चीज़ की जानकारी ली जाती है। यहाँ तक कि जो अमेरिका के वर्जीनिया में भी जो वैज्ञानिक होते हैं वो वहाँ आते हैं, तथ्यों को प्रमाणित करते हैं, जांच करते हैं। उनसे ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक सवाल पूछे जाते हैं जिन पर शिवा त्रिपाठी बिल्कुल सही खरी उतरती है और सारी बातें एक एक करके सच बताती जाती है। और आखिर में उन वैज्ञानिकों को भी इस बात पर मोहर लगानी पड़ती है कि दुनिया की शायद ये पहली ऐसी पुनर्जन्म की कहानी है जिसके साक्ष्य मिले हैं, जिसे प्रमाणित किया जाता है कि ये वाकई में एक सच्ची घटना है। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था, तब तक यही बताया गया कि जो सुमित्रा है उसके बाद वो छेदीलाल के पास नहीं जाती क्योंकि वो उसे अच्छे से रखता ही नहीं था। अब वो कुछ समय बाद आकर जगदीश के साथ ही रहने लगती है। जगदीश एक अच्छा इंसान था, जो शरीर था वो सुमित्रा का ही था, इसलिए वो बच्चे को भी पाल लेती है। ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहती हैं। इनके ऊपर जो सुमित्रा के ऊपर, सुमित्रा और शिवा त्रिपाठी, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी लिखी गई थी, एक बुक छपी थी बाकायदा।
जिस पर वैज्ञानिकों ने अपनी मोहर लगाई थी। उसके बाद एक बुक लिखी गई थी। कुछ समय तक ये अच्छे से रहते हैं, फिर 13 सालों तक दोनों यानी सुमित्रा या शिवा जो भी कह लो, वो जगदीश के साथ रहती है। 13 साल बाद अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ 1 से 2 साल बाद ही जगदीश की भी मौत हो जाती है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सचेत करना था, जागरूक करना था कि ये ऐसी भी घटनाएं हमारे देश में देखी जाती हैं जिसमें पुनर्जन्म की स्थिति भी थी। लेकिन इसको हम पुनर्जन्म भी नहीं कह सकते, ये एक आत्मा का बदलना था, एक आत्मा का दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना। शायद ऐसा रहा होगा कि उसको आनन फानन में उसको जला दिया गया और उसके बाद जो शरीर था उसके अंदर वो प्रवेश कर गई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे हौसलों को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।